अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें हमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि वो एक लाइन में खड़े हुए हैं और आपने ना उनकी पोजीशन बतानी है कि कौन सा स्टूडेंट किस नंबर पे खड़ा है, कौन सा फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। उसके लिए हमें कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक किस्म की हमारे पास लॉजिकल पजल टाइप हमारे पास प्रॉब्लम है, जिसमें हमने क्लूज़ के ज़रिए जो हमें कॉन्स्टेंट दिए गए हैं उनको हमने मैच करना है और आइडेंटिफाई करना है अपने रिजल्ट को। तो स्टूडेंट्स, क्लूज़ को देखते हैं। जवेरिया इज़ स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड इजाज़। जो हमें पहले क्लू में कहा जा रहा है कि जवेरिया नाम की जो बच्ची है वो इजाज़ के पीछे खड़ी हुई है, मतलब कि इजाज़ कह ले अगर हमारे पास फ्रंट पे है तो जवेरिया उसके बाद खड़ी हुई है। ठीक है, पहले इजाज़ है, उसके बाद जवेरिया है। नेक्स्ट क्लू की तरफ जाएं तो वो हमें कहा जा रहा है ज़ैनब इज़ नॉट नेक्स्ट टू लियाकत, यानी कि ज़ैनब और लियाकत जो हैं वो एक साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है ना, वो फ्रंट बैक ज़ैनब आगे हो लियाकत पीछे हो या लियाकत आगे हो ज़ैनब पीछे हो, वो दोनों एक साथ नहीं खड़े हुए। सेकंड क्लू हमें ये दिया जा रहा है। थर्ड क्लू में कहा जा रहा है लियाकत इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द लाइन। टोटल हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिसमें से कहा जा रहा है कि लियाकत लाइन के एंड पे नहीं है, मतलब लियाकत जो है वो नंबर 4 पोजीशन पे नहीं है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है ज़ैनब इज स्टैंडिंग इन दी फर्स्ट पोजीशन। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो कौन है? हमारी ज़ैनब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें पहले क्लू के हिसाब से तो हमें कहा जा रहा है कि इजाज़ और जवेरिया जो हैं वो एक साथ आगे पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, ज़ैनब और लियाकत एक साथ नहीं है, लियाकत 4 पोजीशन पे भी नहीं है, और एक क्लू दिया जा रहा है कि ज़ैनब फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम ज़ैनब वाले क्लू को लेकर चलें कि फ़र्स्ट पोजीशन जो हो गई है वो किसकी है? हमारी ज़ैनब की। फर्स्ट पोजीशन किसकी हो गई? ज़ैनब की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लू को। नेक्स्ट क्लू में लियाकत जो है वो 4th पे नहीं है, मतलब कि लियाकत की या तो सेकंड पोजीशन होनी चाहिए या तो लियाकत की 3rd पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और क्लू ये है कि इजाज़ और जवेरिया जो हैं वो आगे पीछे खड़े हैं, उनकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है लेकिन वो एक साथ आगे पीछे खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि या तो इजाज़ 3rd पे है और जवेरिया 4th पे है, या तो लियाकत 2nd पे है। अगर लियाकत हमारे पास 2nd पे आता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि ज़ैनब और लियाकत दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि तमाम जो कंडीशंस है वो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली पोजीशन तो हमारी फ़िक्स हो गई ज़ैनब के लिए। अब बात आती है दूसरी पोजीशन के लिए। दूसरी पोजीशन पे अगर हम लियाकत को रखते हैं तो हमारी फ़र्स्ट वाली गलत हो जाती है कि जवेरिया और इजाज़ दोनों आगे पीछे हैं। चलो, इजाज़ को हम 3rd पे रख लेते हैं, जवेरिया को 4th पे रख लेते हैं, तो फिर ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हो जाती है कि ज़ैनब और लियाकत दोनों एक साथ आ जाएंगे, और हमें साफ साफ बताया जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ठीक है, और लियाकत नंबर 4 पे भी नहीं है। तो स्टूडेंट, इसका जो सिंपल जो बनेगा ना वो ये बनेगा कि फ़र्स्ट तो हमारे पास ज़ैनब आ गई है, सेकंड पे हम रख लेते हैं किसको? इजाज़ को। ठीक है, और 3rd पे रख लेते हैं हम किसको? जवेरिया को। अब हमें ये पता था कि इजाज़ और जवेरिया जो हैं वो आगे पीछे खड़े हुए हैं, इजाज़ आगे है, जवेरिया उसके पीछे। अब 4th पे हम रखते हैं लियाकत को। तो जो हमारा 3rd वाला क्लू था ना ये हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, जो लियाकत की पोजीशन है ना ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, बाकी तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन अगर आप लियाकत की पोजीशन 4 से हटाते हो तो हमारे पास बाकी किसी और 2 क्लूज़ में एरर आएगा। आप इनके पैटर्न्स बना के चेक कर सकते हो कि जैसे ही अगर लियाकत को हम नंबर 4 से किसी भी पोजीशन पे लेके जाते हैं, 1 पे लेके जाते हैं, तो ज़ैनब वाला पॉइंट जो हमारा डी क्लू था वो गलत हो जाएगा। सेकंड पर लेकर आते हैं तो सेकंड वाला जो क्लू है वो गलत हो जाएगा।
तो अगर हम लियाकत की पोजीशन कहीं भी शफल करते हैं तो हमारा कोई ना कोई 2 क्लूज़ या 1 क्लू और गलत हो जाएगा। तो अभी भी ये हमारा क्लू जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी क्लूज़ दिए हुए हैं उसमें उसको अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो एक क्लू हमारा गलत बचता ही है। तो ये हो सकता है क्वेश्चन आपको ये चेक करने के लिए दिया जा रहा हो कि इसमें आप जो लॉजिकल एरर है क्लू में वो आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं। बाकी इस क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, इसका जो एक क्लू है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको ना एक अपने स्कूल का डिटेल्ड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उस मैप में आपकी तमाम डिटेल्स है, क्लासरूम कहाँ पे है, मेन बिल्डिंग कहाँ से है, कौन कौन से रास्ते आ रहे हैं, आपका ग्राउंड कहाँ पे है। आपने क्या करना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट वर्जन हाईलाइट करना है और सिर्फ मेन बिल्डिंग और उस तक जाने वाले रास्ते को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्शन का आपने पता है, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करना कहते हैं कि जो उसमें से ना मेन इन्फॉर्मेशन है आपने सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट करनी है, वो निकालनी है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छोड़ देनी है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सिर्फ आपने मेन बिल्डिंग और पाथवे। तो अगर ये वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो हो सकता है आपके पास ना कोई एक मैप प्रिंट हुआ दिया जाए और उसमें से आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट करना हो, जैसे मेन बिल्डिंग या पाथवे। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक इस तरह से स्क्वायर बना लेना है जिसे आपने मेन बिल्डिंग कंसीडर कर देनी है और उसके साथ पाथवे बना देने हैं कि कौन सा रास्ता हमारा डायरेक्ट मेन बिल्डिंग तक जा रहा है। वो आपका मैप के अकॉर्डिंग ही बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन के आने के कोई चांसेस है नहीं पेपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने ना एक कोई भी प्रॉब्लम को प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्व करना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। आपने उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, उन पार्ट्स को फंक्शन की मदद से सॉल्व करना है और फिर उसमें से जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना उसको एब्स्ट्रैक्ट करके जो ज़रूरी आसान चीज़ें हैं जो जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकें उसको लेना है। लेट सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने एक नंबर लेना है और उसको चेक करना है वो इवन है या ऑड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर लेंगे। अब आपने इवन ऑड चेक करने के लिए, नंबर लेने के लिए आपने यूज़ करना है किसका, फंक्शन का, ठीक है। फंक्शंस का यूज़ करके आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मॉड्यूल्स बनाएंगे, उसके वो डाटा लेंगे और चेक करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व हो रही है या नहीं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अभी तक आप 9th क्लास पढ़ के आए हैं और 9th क्लास के कोर्स में आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ एक HTML और CSS थी। तो इसलिए फंक्शंस को समझना आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक्स के साथ समझेंगे, पाइथन का यूज़ करते हुए। पहले पाइथन की बेसिक समझनी पड़ेगी, फिर हमें फंक्शंस पे जाके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये जो क्वेश्चन को देखा जाए तो ये इस चैप्टर के साथ रिलेट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सॉल्व होगा और अभी तक आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ना एक वेब में फॉर्म बना हुआ है और उसकी कुछ इनपुट्स दी हुई हैं। आपने पहले उसका सिंटैक्स लिखना है, ठीक है, और उसके सिंटैक्स में से एरर आइडेंटिफाई करके उसको सही करके लिखना है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में और CSS में, ठीक है। 3 इनपुट्स दी हुई हैं, नेम, ईमेल और डेट। आपने फॉर्म का सिंटैक्स लिखना है जिसमें आपने नेम कैसे इनपुट लेना है, ईमेल कैसे लेनी है और डेट कैसे लेनी है। इसके और ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। पता नहीं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्यों ये शामिल कर दिया गया है। अगर आपको मैं रफली लफली इसमें एरर्स बताऊं तो इसमें जो पहला एरर है ना वो gmail.com आएगा, क्योंकि जो आप इनपुट ले रहे हो वो वैलिड ही तब होगी जब आपका इसके साथ .com लगेगा। और जो डेट का आपका पैटर्न है ना वो गलत है। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो डे का, मंथ और ईयर वाइज फॉलो हो रहा है, लेकिन जो हम लोग फॉर्म में इनपुट लेते हैं वहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होता है वो हमारा ईयर, मंथ और डे वाइज होता है, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास मिस्टेक्स हैं। बाकी इसका सिंटैक्स कैसे लिखना है वो आप चैप्टर 3 में जब फॉर्म्स बनाना सीखोगे तो उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, जब आप फॉर्म अंडरस्टैंड कर लें उसके बाद इसको सॉल्व करें।
तो स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने ना एक वेब एप्लीकेशन बनानी है और वो एप्लीकेशन क्या काम करेगी, उसमें ना आपने बजट ऐड करना है और उसका टोटल बता देना है। ठीक है, आपने अपने जितना भी बजट में आपके बजट हेड्स आते हैं ना, आपके ओवरऑल बजट में कितने एक्सपेंसिव आते हैं, रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ होगी, ग्रॉसरी होगी, और जो जिन भी आइटम में आपका बजट टोटल बनता है उसको आपने बजट एक एक करके ऐड करना है और उसका टोटल बता देना है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपको एक बजट दिया हुआ है, आप इसके अंदर से लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करें कि टोटल अमाउंट में क्या एरर है। तो स्टूडेंट पहला जो पार्ट है वो तो सीधा सीधा चैप्टर 3 पढ़ने के बाद ही सॉल्व होगा, लेकिन दूसरे पार्ट को यहाँ पे हम लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको करते हैं। हमारे पास बजट दिया गया है कि रेंट है आपका $1000, यूटिलिटीज़ हैं $150 और ग्रॉसरीज़ हैं $200। तो जब हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो आ रहे हैं हमारे पास $1500। यहाँ पे हमारा लॉजिकल एरर है, हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 1350 होना चाहिए, ना कि 1500। तो ये रहा हमारा इसका लॉजिकल एरर। बाकी जो हमारी वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाली बात है वो आप जब तक चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसके तमाम पार्ट्स अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।